हाय गाइस, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। आज से कुछ दिन पहले ट्यूसडे को मैंने आपसे एक वीडियो शेयर किया था ये बताते हुए कि मेरे हस्बैंड सौरभ का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था। वो आइसोलेशन में थे और रिकवर कर रहे थे। आज मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमने उनका रीटेस्ट कराया उसका रिजल्ट क्या आया। आपको वैसे मेरी स्माइल देख के पता चल ही चुका होगा कि सौरभ का रीटेस्ट नेगेटिव आया है। तो सौरभ ने कोरोना से अपनी वॉर को जीत लिया है एंड वो नेगेटिव होके हमारे पास वापस आ गए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपको मिलवाती हूँ हमारे कोरोना वॉरियर्स से। हेलो गाइस, तो मानसी ने तो मुझे कोरोना वॉरियर बना दिया है, वाइकिंग बना दिया है, बट ऐसा कुछ नहीं है। बट ये वीडियो करना बहुत ज़रूरी था ताकि अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं वो हम शेयर कर सकें ताकि बाकी लोगों को भी मदद मिले। बट थैंक यू सो मच। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बड़ा थैंक यू बोलूँगी, आप लोगों की ब्लेसिंग्स और आपकी विशेस के लिए। कितने लोगों ने YouTube पे कमेंट करके, और जिन्होंने नहीं भी करा, मेरे को पूरा विश्वास है कि उन्होंने भी कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रे किया, विश किया। कितने लोगों ने ईमेल्स भेजी, कितने लोगों ने Instagram पे भेजा, व्हाट्सएप मैसेजेस। मतलब इट वॉज अ ओवरफ्लो ऑफ ब्लेसिंग्स एंड विशेस, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ और लव। हम दोनों ने म्यूचुअली डेफिनेटली ये डिस्कस भी किया है और बिल्कुल मानते हैं कि मेरा जो रिकवरी हुआ उसमें काफ़ी कंट्रीब्यूशन इन ब्लेसिंग्स और इन विशेस का था, क्योंकि जिस दिन वो ब्लेसिंग्स और विशेस मिले उसके एक दो दिन के बाद ही मेरा टेस्ट जो है वो नेगेटिव आ गया। तो मैं आपको बताती हूँ गाइस, तो हमने जो वीडियो आपके साथ शेयर किया, जो मेरा वीडियो था, वो हमने संडे को रिकॉर्ड कर लिया था बट हम पोस्ट नहीं कर पाए थे। तो ट्यूसडे को हमने वो वीडियो पोस्ट किया। ट्यूसडे को ही सौरभ का एक रीटेस्ट वीडियो 2 बजे पोस्ट हुआ था और सौरभ का जो रीटेस्ट था वो 4 बजे था। मैं एक्चुअली सौरभ का रीटेस्ट उस दिन नहीं कराने वाली थी। सौरभ का रीटेस्ट हमें कराना था थर्सडे को, बट क्योंकि उससे पहले 3-4 दिन से सौरभ को सिम्टम्स नहीं आ रहे थे, कुछ सौरभ को काफ़ी बेटर लग रहा था, तो उन्होंने जिद पकड़ी हुई थी कि नहीं, मेरा रीटेस्ट कराओ। मुझे कहीं ना कहीं था कि इस बार भी पॉजिटिव ही आएगा, हम शायद वेट कर लेते। बट एकदम से आप लोगों की जब विशेस आनी शुरू हुई तो एक बड़ी स्ट्रेंथ मिली, एक बड़ी पॉजिटिविटी मिली कि क्या पता नेगेटिव आ ही जाए, सौरभ भी बेटर फील कर रहे हैं। एक वो चीज़ हुई। दूसरा बड़ा मिरेकल हुआ कि रात को सौरभ की कबीर के साथ एक वीडियो कॉल हुई, जहाँ पे कबीर ने उस दिन सौरभ से पूछा कि डैडा और कितने दिन। तो सौरभ ने कबीर को बताया कि आज मैंने टेस्ट कराया है, अगर वो पॉजिटिव आया तो डैडा 3-4 डेज बाद आएंगे, और अगर वो नेगेटिव आया तो डैडा कल आपके पास आ जाएंगे। एक 3.5 साल का बच्चा जिसको ना पॉजिटिव ना नेगेटिव का पता है, जब उसने अपने फादर के मुँह से ये वर्ड सुने तो उसने बोला, डैडा इट विल बी नेगेटिव। एंड गाइज, आप मान नहीं सकते हो कि अगली सुबह सौरभ सो रहे थे बट मैंने इंक्वायर किया और रिपोर्ट आई नेगेटिव। सौरभ भी नेगेटिव, मेरी मदर इन लॉ भी नेगेटिव। और मैं सोते हुए ना मेरी नींद ऐसे खुली कि भाई क्या हो गया, मानसी चिल्ला रही है दरवाजा ओपन करके। सच में हमें लगा कि ये किसी मिरेकल से कम नहीं है। मतलब कि सौरभ का वेडनेसडे मॉर्निंग टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव आना वाज अ मिरेकल, कि ये कैसे हो सकता है। हम अदरवाइज किसी तरह फ्राइडे तक वेट करते रहते। सो गाइज, अगेन आपको बोलेंगे थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोगों की विशेस में बहुत ज़्यादा पावर थी, ये मैंने मान लिया। और कबीर के बोलते हैं ना कि बच्चे गॉड का ही एक रूप होते हैं, तो कबीर के वो जो वर्ड्स थे वो ऐसे लगा कि मुझे रिपोर्ट में बट मुझे लगा कि वो हिंदी मूवीज में होता है ना कि भाई भगवान को प्रे करिए, वो सच हो गया है इस वाले एग्जाम्पल में, क्योंकि इतने मतलब प्रेयर्स और इतने सारे विशेस, मतलब वेरी वेरी टच गाइज, थैंक यू सो मच। और गाइज, इसी के साथ अब हम सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो करते हैं। हमने यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो हमने इस दौरान एक्सपीरियंस करी रिकवरी के स्टैंड पॉइंट पे, कि हमें क्या चीज़ों ने हेल्प किया, तो वो हम आपसे शेयर करेंगे। सौरभ को तो रियल एक्सपीरियंस हुआ है और मैं केयर पर्सपेक्टिव से शेयर करूँगी, और प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए ताकि उनकी मदद हो सके। बताइए सौरभ, आपके हिसाब से सबसे पहला आपका एक्सपीरियंस क्या है? तो सबसे पहले है मानसी, अर्ली डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी डॉक्टर्स वगैरह से भी बात हुई है और जो मेरा एक्सपीरियंस भी है उसमें है कि भाई जितनी जल्दी डिटेक्ट हो सके और जितनी जल्दी मेडिकेशन सही स्टार्ट हो सके, ये वायरस जो है आप अपने बॉडी में ज़्यादा फैलने से रोक सकते हो। एग्जैक्टली गाइज, इस पे मैंने भी बहुत रिसर्च किया, बहुत डॉक्टर्स से बात किया, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ समझा देती हूँ। कोरोना के टिपिकली सिम्टम्स जो लोग समझते हैं वो होता है बुखार, ड्राई कफ या फिर ब्रेथलेसनेस आपको आना, बट इसके अलावा कोरोना के सिम्टम्स भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहे हैं। तो डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि अगर आपको अपनी बॉडी में कुछ भी अनयूजुअल लगता है, आपकी लेफ्ट आई रेड हो गई, आपको काफ मसल्स में पेन हो रहा है, आपको लूज मोशन आ रही है, आपको बैक पेन आ रहा है, स्मेल टेस्ट चला गया है, बहुत सारी एनीथिंग अनयूजुअल, तो उसको आपको वॉच करना है। उसके अगले दिन अगर आपको फीवर आ जाता है तो वो तो क्लियर ही सिम्टम है कि हाई चांसेस हैं आपको कोरोना हो सकता है।
तो डे 1 होता है जब आपको फर्स्ट सिम्टम आता है। डे 1 टू डे 4 के बीच में अगर आप इस बीमारी को पकड़ लें कि आपको कोरोना है, आपने टेस्ट करा लिया और आपने मेडिकेशन शुरू कर दिया, तो आप इस कोरोना को निमोनिया में कन्वर्ट होने में या लंग्स तक पहुंचने से जो सिवियरिटी है, जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, उससे बचा सकते हैं। द की इज कि डे 1 टू डे 4 के बीच में आपकी मेडिकेशन शुरू हो जानी चाहिए। जहां पे ही काफ़ी कंफ्यूजन होता है बिकॉज लोग पहले 2-3 दिन ही छोड़ देते हैं कि अभी देख लेते हैं, शायद बुखार कम हो जाए, शायद ठीक हो जाए। फिर हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, टेस्ट में कई बार 48 आवर्स लगते हैं रिपोर्ट आने में, और यहीं पे जो ये वायरस है ये आपकी बॉडी को ओवरटेक कर लेता है। जैसे मेरे केस में मेरा जो वायरस है वो गले में ही इम्पैक्ट किया और गले से ही वो ठीक हो गया, मेरे लंग्स तक वो पहुंचा ही नहीं। एग्जैक्टली। एंड जो इसके लिए आपको टेस्ट कराना है वो आपको RT-PCR टेस्ट ही कराना है, उसी को आप ट्रस्ट कीजिए, तो वो टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद सौरभ ने जो अगला पॉइंट बहुत अच्छा बताया है वो है मॉनिटरिंग, कि मॉनिटरिंग कैसे करी इस दौरान आपने कि कोई कॉम्प्लिकेशन में ये लीड ना करे। तो वो नेक्स्ट फेज है। एक तो आपका डिटेक्ट हो गया कि भाई आपकी रिपोर्ट आ गई है, आपकी मेडिकेशन वगैरह स्टार्ट हो गई है, लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर्स बोलते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना पड़ता है। तो जो चीज़ें ट्रैक करनी है वो है आपका टेम्परेचर, फीवर आया है कि नहीं आया है, ऑक्सीजन लेवल चेक करना है, आपका पल्स क्या है, वो ड्रॉप तो नहीं हो रहा, वो चेक करना है, और साथ में आपको सिम्टम्स भी अपने चेक करने होते हैं कि सिम्टम्स आपके सेम हैं, ठीक हो रहे हैं, वर्स हो रहे हैं, या फिर क्या क्या सिम्टम हो रहे हैं, ताकि आप अपने डॉक्टर को ठीक से वो सारी चीज़ें बता सकें। एग्जैक्टली। तो गाइज दिन में 3 बार हम सौरभ की रीडिंग्स लेते थे। सौरभ का टेम्परेचर क्या है, सौरभ का ऑक्सीजन 94 से कम नहीं होना चाहिए, एंड सौरभ की जो पल्स रेट है वो भी बहुत हाई नहीं चले जाना चाहिए, ये हम करते थे, और कोई चेंज इन सिम्टम ट्रैक करते थे। एक चीज़ जो हमने इसमें सीखी और करी, दिन में 2 से 3 बार करना होता है, वो है 6 मिनट वॉक टेस्ट। तो उसके बारे में आप बताइए। तो 6 मिनट वॉक टेस्ट बहुत सिंपल है। आप अपना ऑक्सीजन लेवल और टेम्परेचर जो है वो चेक करो। चेक करने के बाद 6 मिनट आप अपने रूम में, क्योंकि आप कन्फाइंड हो, उसी रूम में थोड़ा सा चलो 6 मिनट तक घड़ी देख के, और इमीडिएटली 6 मिनट होने के बाद अपना पल्स, आप अपना ऑक्सीजन लेवल और टेम्परेचर दोबारा चेक करो। मेन ये ऑक्सीजन लेवल डिटेक्ट करता है, क्योंकि थोड़े वॉक के बाद अगर आपका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप करता है तो ये बहुत अर्ली आपको इंडिकेटर दे देगा और आप जल्दी से जल्दी सही टाइम पे डॉक्टर के पास जा पाओगे। गाइस, ये मॉनिटरिंग के बारे में हम इतना स्ट्रेस इसलिए कर रहे हैं बिकॉज मॉनिटरिंग अगर सही टाइम पे आप पकड़ लें कि ऑक्सीजन ड्रॉप हो रहा है या बॉडी में कुछ कॉम्प्लिकेशन आ रही है और आप हॉस्पिटल पहुंच जाएं, तो आप कॉम्प्लेक्सिटी जो इस डिसीज़ की है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा कंट्रोल कर पाएंगे। इसीलिए ये करना बहुत ज़रूरी है। जब आप वॉक कर लेते हैं, वॉक करने के बाद आपने ये चीज़ें चेक करी, आपको खांसी तो नहीं आ रही, आपको सांस तो नहीं फूल रहा, ये सब आप बात कर पा रहे हो, ये चीज़ें आप चेक कीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा। और इसी के साथ में एक चीज़ आपको और बोलूँगी, क्योंकि हमें भी पता था कि कोरोना ऐसे फैल रहा है, तो हमने पहले वीडियोज़ में भी बात करा था कि इट इज़ गुड कि आप घर पर एक कोरोना की फर्स्ट एड किट बना के रखें। तो जैसे हमारे पास ऑक्सीमीटर ऑलरेडी अवेलेबल था, डिजिटल थर्मामीटर अवेलेबल था, ये बुखार वगैरह की जो दवाइयाँ हैं वो हमारे पास अवेलेबल था। स्टीमर, बहुत ज़रूरी काम किया स्टीमर ने, वो अवेलेबल था। तो इस तरीके से एक 6-7 चीज़ों की किट है, वो आप बना के रख लेंगे तो कम से कम आपके फैमिली मेम्बर्स को इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन की रीडिंग करना बहुत आसान है। अगर आपको नहीं आता तो कमेंट करके बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर देंगे। और जो लिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे लिंक के साथ। अगर आपको परचेज करना है आप डायरेक्टली वहां से कर सकते हैं। ओके, अगला है कि घर पे क्या क्या केयर करी गई, तो उसके बारे में आप स्टार्ट करें। तो इसके बारे में मैं स्टार्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इसके बारे में मानसी बेस्ट बता सकती है। मैं बिल्कुल मानसी के इंस्ट्रक्शन को टू द टी फॉलो कर रहा था, और मानसी मुझे हर आधे घंटे में, और काफ़ी बार मैं तंग भी हो जाता था कि भाई ये करो, पानी पियो, गार्गल करो, स्टीम करो। तो ये सारी चीज़ें मानसी बताएगी स्ट्रक्चर में, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आपको रेस्ट करना है। डे 1 से ही आपको रेस्ट करना है। आपको सिम्टम नहीं है तो भी आपको रेस्ट करना है, बिकॉज कोरोना अपना कोर्स लेगा, आपकी बॉडी उससे फाइट कर रही है। आप अपनी बॉडी को सपोर्ट कीजिए बाय रेस्ट, नंबर 1। नंबर 2, जिस चीज़ ने बहुत हेल्प किया वो है बीटाडिन के गागल। सॉल्ट वाटर गागल भी कर सकते हो, बट बीटाडिन गागल कर सको तो नथिंग लाइक इट। हर मील के बाद बीटाडिन का गागल किया और 30 मिनट्स बाद तक कुछ भी नहीं खाया, वो आपके गले को काफ़ी आराम देगा। गाइस, बीटाडिन चोट वाला भी आता है, तो आप चोट वाला मत यूज़ करना, गार्गल वाला अलग से आता है, वो आप यूज़ करिए। और मैंने गर्म पानी के साथ यूज़ किया था, इट्स वेरी इफेक्टिव, वेरी इफेक्टिव। थर्ड थिंग है स्टीम। स्टीम आपको दिन में 3 से 4 बार लेना है। काफ़ी लोग कंप्लेंट करते हैं कि उनको हेडेक हो रहा है, थोड़ा स्टफी नोज हो रहा है, वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप बाय डिफ़ॉल्ट दिन में 3 से 4 बार स्टीम ज़रूर लीजिए। जैसे मेरे केस में नेज़ल कंजेशन मुझे काफ़ी था,
तो इसलिए मुझे शुरू के दिनों में जब सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा थे, मुझे स्टीम से काफ़ी राहत मिलती थी और बहुत अच्छे से सांस ले पाता था मैं। एग्जैक्टली। द नेक्स्ट पॉइंट इज हॉट वाटर। सौरभ ने जितना पानी पिया है वो हॉट वाटर ही पिया है। हॉट वाटर इज़ द की। हमें डॉक्टर ने, हमें केमिस्ट ने, हमें हर किसी ने बोला कि हॉट वाटर ही पीना है। और यहाँ पे तो एक केटल रखा हुआ था मैंने, और हाँ। केटल में बिल्कुल पानी जो है फटाफट गर्म करता था और उसी केटल से गार्गल का भी पानी और हॉट वाटर भी लेके पीता था मैं रेगुलरली। एग्जैक्टली। उसके बाद गाइज फूड को लेके मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो मील्स आप 3 मील्स देंगे, उन 3 मील्स में प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए। हाई प्रोटीन डाइट आपको देना है। आप वेज हो तो भी आपको प्रोटीन के फॉर्म्स पता है, नॉन वेज हो तो भी प्रोटीन के फॉर्म्स पता है। डॉक्टर्स मना नहीं करते हैं नॉन वेज खाने से, तो ये भी आपको क्लैरिटी मिलना ज़रूरी है। बट प्रोटीन रिच डाइट इज़ द की, नंबर 1। नंबर 2, आपको दिन में 5 अलग तरह के फ्रूट्स और 5 अलग तरह के वेजिटेबल्स जो पेशेंट हैं उनको ज़रूर देने हैं। तो हम क्या करते थे कि हम जो मिड मॉर्निंग स्नैक है वो सौरभ को भर के पूरी प्लेट फ्रूट्स की देते थे, डिफरेंट कलर फ्रूट्स जिसमें विटामिन सी ज़्यादा वाले होते थे। और शाम को हम कोशिश और मुझे डांट भी पड़ती थी अगर मैंने खत्म नहीं किया हाँ, तो, वो बट हम हाँ इंपॉर्टेंट था। मैं फूड में ये भी ऐड करूंगा मानसी, जिनको वायरस है ये, उनका शायद डाइट वगैरह थोड़ा गिर जाता है, जो मेरा भी ड्रॉप हुआ था। अपना खाना जो है वो प्रॉपरली खाया था, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी को वो एनर्जी मिलना ताकि वो लड़ सके। देन दी अदर थिंग इज फ्लूइड्स। हाइड्रेशन इस पूरी जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी के अलावा कोकोनट वाटर रोज सौरभ ने पिया है। एक बार कोकोनट वाटर पिया है और शाम के टाइम सूप होता था, तो चिकन सूप से भी एक बहुत अच्छा रिलीफ भी मिलता था और हाइड्रेशन भी मिलता था। इसके अलावा जब सौरभ को वीकनेस आनी शुरू हुई तो हम सौरभ को एक बार ग्लूकॉन डी भी देते थे, तो उससे भी काफ़ी हेल्प हुई, बिकॉज आपको एक्सर्शन से वीकनेस भी आना शुरू हो जाता है। रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध जो मैं जिसका यूट्यूब लिंक फॉलो करती थी, वो लिंक मैं डाल दूंगी, आप वो देख लीजिएगा। बहुत अच्छे से उन्होंने बनाया है, विंटर के लिए भी बहुत अच्छा है। अर्ली मॉर्निंग उठते ही खाली पेट हम काढ़ा देते थे ताकि जो भी गले का आपका सब कुछ है वो नीचे चला जाए। एंड देन जब भी हल्का गले में कुछ फील होता था तो हनी ने भी बहुत अच्छा काम किया है। और दिन में एक बार हम सौरभ को चाय देते थे, बिकॉज बहुत ज़्यादा आपको इस टाइम पे कैफीन नहीं लेना है, तो वो जो चाय है उसमें हम गिलोय, तुलसी, बेसिकली सब कुछ एक और बार डाल देते थे। तो गाइस आप देख ही सकते हैं कि मानसी और मानसी की मॉम जो है वो कितना कुछ करने में ये लगे हुए थे, और आपको शायद ये बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, बट एक्चुअली यही था मेरा पूरा कोर्स जो मैंने फॉलो किया। कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ रेमेडी, कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ खाना, ये सारी चीज़ें रेगुलरली हो रही थी, इसीलिए मेरी बॉडी को भी काफ़ी सपोर्ट मिला और उसको लड़ने में फ़ायदा हुआ। एग्जैक्टली गाइज, एक चीज़ मैं और बोलूँगी कि आपको इस टाइम पे जो भी पेशेंट हैं उन्हें बीमारों वाला खाना नहीं देना है, इससे वो और ऑफ हो जाएंगे। उनकी थोड़ी मनपसंद चीज़ें बनाइए, उसमें थोड़ा स्पाइस वगैरह कम कर दीजिए, बट उन्हें अच्छे से खिलाइए, जो उनका मन है वो खिलाइए। और साइड सपोर्ट आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और सूप्स के थ्रू कीजिए, इवन दैट इज इनफ। डाइट नहीं छोड़ना है इस टाइम पे। नेक्स्ट पॉइंट मैं सौरभ को बताने दूंगी कि मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना है। हाँ, तो मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो आपको कोरोना वायरस हुआ है, ये सुन के ही आप थोड़ा डर जाते हो, और साथ में आपके घर वाले जो हैं वो बहुत पैनिक सिचुएशन में आ जाते हैं। जैसे मुझे याद है कि फर्स्ट 2-3 दिन मानसी तो कॉन्स्टेंटली रोती रही, तो मैंने अपने आप को मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग रखा। और मैं ये बताना चाहूँगा कि पहले 6 से 7 दिन तो आप फिर भी स्ट्रेंथ अपना बना के रख सकते हो, लेकिन आपका जो सेल्फ आइसोलेशन है, इट स्टार्ट्स पिंचिंग यू फ्रॉम द 6th and the 7th day ऑनवर्ड्स, क्योंकि अकेले रहना और सिर्फ ये मेडिकेशन और ये सारा डाइट ये करना, इट बिकम्स वेरी वेरी ओवरवेलमिंग। आपके साइकोलॉजी के ऊपर ये बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है और आपको लगता है कि नहीं मैं और नहीं रह सकता। मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, मैंने मानसी को रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिया कि मानसी मैं रूम में और नहीं रह सकता, प्लीज़ मुझे बाहर जाना है। और मानसी मुझे कॉन्स्टेंटली कोच कर रही थी, गाइड कर रही थी कि नहीं एक दिन और ऐसे करके। तो मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना कि इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ, not only for the family members but for the person also who's in self isolation, क्योंकि self isolation is very very difficult, especially when it's prolonged for 10 to 14 days. Okay guys, and the next thing is कि मैनेज कैसे करें चीज़ें। तो हमने जो चीज़ करी ताकि बाकी भी फैमिली के ऊपर इतना बर्डन नहीं आए, क्योंकि हमारे पास कबीर था, उसको पूरा दिन संभालना, सारी ये जो चीज़ें केयर करने में टाइम लगता है। इस टाइम पे तो आप किसी को बाहर से हेल्प कर ही नहीं सकते हो। तो कुछ चीज़ों जिन्होंने हमारी हेल्प करी, हम सब ने पेपर प्लेट्स पे स्विच
कर लिया था, पेपर कप्स पे स्विच कर लिया था, तो हम लोगों को भी ज़्यादा बर्तन वर्तन हम नहीं धोने पड़ते थे। थोड़ा सा एक्सपेंसेस इस टाइम पे बढ़ जाते हैं, बट इसी तरीके से आप मैनेज कर और सकते हो। मोस्टली सारी चीज़ें हम ऑनलाइन अमेजोन से ऑर्डर कर रहे थे क्योंकि 1-2 दिन में डिलीवरी हो रही थी। और चाहे पेपर प्लेट्स हो, पेपर कप्स हो, स्पून्स हो, जितने भी सैनिटाइजर्स हमने यूज़ करे हैं वो सब कुछ हमारा ऑनलाइन ऑर्डर हो रहा था क्योंकि पूरा घर हमारा क्वारंटीन में था, किसी को शॉप में जाने का अलाउड नहीं था। हम बाहर नहीं निकल सकते थे। जो गार्बेज है वो लेने हमारे सोसाइटी वाले आ जाते थे, तो इन लोगों का गार्बेज अलग से दिया जाता था। तो उस तरीके से हमने चीज़ों को मैनेज किया। और केटल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा दिन गर्म पानी पीना है। स्टीमर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको कॉन्स्टेंटली स्टीम लेना है। इसके अलावा हम N95 मास्क पहनते थे। हम रूम के अंदर आते नहीं थे। एक हमने टेबल रखा हुआ था बिल्कुल डोर के एंट्रेंस पे, वहीं पे सौरभ का खाना रख देते थे और बाकी सारी चीज़ें हम रखते थे। जेल में कैदी की तरह दरवाजा खोल के अपना खाना लेके अंदर बैठ जाता था आराम से। वो बहुत बुरा लगता था वो करना, बट आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। फेस शील्ड मंगाई हुई थी, फेस शील्ड था, ग्लव्स थे, शू कवर था, ये सारी चीज़ें थी। तो ये सब ने भी बहुत हेल्प किया कि हम थोड़ा चीज़ों को ढंग से मैनेज करें, क्योंकि ये कांस्टेंट रिस्क था कि बाकी वायरस ना आए। मैं जाता था क्योंकि मेरे लिए अलग से एक वॉशरूम था, तो उसमें जितनी बार भी जाता था मैं, उसके बाद अच्छी तरीके से जिस एरिया को टच किया वहाँ पे अच्छी तरह डिसइंफेक्टेंट से स्प्रे करना, ताकि अगर वहाँ पे कोई गलती से चला भी गया उसको भी वो वायरस से एक्सपोजर ना हो। एग्जैक्टली, दैट्स इट। एंड लास्ट हमारा पॉइंट है कि केयर गिवर आपके साथ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इस पे यही बोलना चाहती हूँ कि काफ़ी लोगों को लगता है हमें बहुत सिम्टम नहीं है, हम अकेले मैनेज कर लेंगे, बट आप नहीं कर सकते हैं। आपको एक केयर गिवर की ज़रूरत है जो कॉन्स्टेंटली आपको सपोर्ट देगा, आपको केयर करेगा, एंड आप उससे जल्दी रिकवर कर जाएंगे। तो डोंट हेजिटेट, आस्क फॉर दैट पर्सन। और इस मामले में मैं अपनी मम्मी को तो हैट्स ऑफ बोलूँगी। अपनी एज के बारे में ना सोचते हुए, अपनी बॉडी के बारे में ना सोचते हुए, वो अपनी सेफ्टी के बारे में ना सोचते हुए वो एक बार में, मेरे पापा भी, उन्होंने मम्मी को पुश किया और मम्मी यहाँ आ गई और उनके आने से बहुत सपोर्ट हुआ। बिकॉज वरना हमारे लिए करना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि मानसी कॉन्स्टेंटली कबीर के साथ एंगेज थी। ये तो फोकस था ही कि भाई मैं ठीक हो जाऊं जल्दी, बट कबीर वाज द बिगेस्ट प्रायोरिटी क्योंकि उसको इम्पैक्ट कम से कम फील कराना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो वो मम्मी के बिना बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाता। इस टाइम पे लोग काफ़ी हेजिटेट करते हैं आपको हेल्प करने से, और मतलब एकदम से ऐसे देखने आपके लोगों की नज़र ही चेंज हो जाती है कि भाई हेल्प क्यों मांगो, बट डू नॉट हेजिटेट। आपके फैमिली मेंबर से आप हेल्प मांगिए और उस तरीके से करिए। डू नॉट ट्राई टू फाइट इट ऑल बाय योरसेल्फ, स्पेशली इफ यू हैव अ चाइल्ड एट होम। एग्जैक्टली। सो गाइज, यही थी हमारी कुछ लर्निंग्स, हमारे कुछ एक्सपीरियंसेस जो हमें लगा कि इस वीडियो में आपको बताना चाहिए। बट इसके अलावा आपके कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी क्वेरीज है, आप इस वीडियो में प्लीज़ डालिए। हमारे एक्सपीरियंस से हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप में से कोई भी इस सिचुएशन में है तो उसको हेल्प कर सके, अपनी लर्निंग शेयर कर सके। सो डू नॉट हेजिटेट टू रीच आउट टू अस। Absolutely. Thank you again for your wishes. You guys are just wonderful. Just wonderful. And we have been saying that Momcom is actually a big family and you guys have proved it. Thank you so much.